कौन सा देश? फ्रांस। अब फ्रांस के बारे में आपने कल का पढ़ा है देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। फ्रांस का जो ऊपरी हिस्सा है वह नॉर्मंडी कहलाता है। फ्रांस का ऊपरी हिस्सा नॉर्मंडी कहलाता है। अब नॉर्मंडी क्यों फेमस था? तो डियर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की कई भीषण लड़ाइयाँ इस फ्रांस के ऊपरी हिस्से में हुई, तो नॉर्मंडी है। और नॉर्मंडी के किनारे का जो समुंदर है ये आपका नॉर्मंडी बीच कहलाता है, और जबकि नीचे वाला जो है इसको विस्के की खाड़ी कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। और इसी तट पर एक शहर है आपका बोर्दो। ये बोर्दो सिटी जो आपका जापान का बोर्दो शहर है, हाँ फ्रांस का, जापान का बड़ा दिमाग में कल से आ जा रहा है। फ्रांस का जो बोर्दो शहर है वह डियर आप जैसा कि जानते हैं किसके लिए फेमस है? शराब के निर्माण के लिए। और फ्रांस का निचला हिस्सा लॉरेंस कहलाता है। मित्रों, लॉरेंस लोहा और स्टील के लिए फेमस है। और लोहा और स्टील में मैंने एक बात किया था आपसे कि लोहे में आप 1% या 2% अगर कार्बन आप मिक्स कर देते हैं तो वह स्टील बन जाता है। ओके। और कॉमनली आप याद रखिएगा, जहां पर लोहे के कारखाने हैं वहां पर स्टील के कारखाने आपको अवश्य मिल जाएंगे आपका। ठीक है डियर। इसके बाद मैंने एक शहर पर बात और किया था, टूलूज पर। तो जापान का जो टूलूज शहर है, टूलूज, वह वायुयान के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में आपका क्या है? प्रसिद्ध है। और डियर एक शहर मैंने और बताया था, कोलोन। कोलोन पर मेरी आपसे बात हुई थी। कोलोन आपका इंटरपोल के लिए फेमस है। इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है कोलोन का। अच्छा, लियोन है, सॉरी आपका, हाँ हर कोलोन याद आ रहा है, लियोन सही जवाब तुरंत बोल देना चाहिए आपको, पकड़ में आए तो आप लोग तक चुप रहे। लियोन जो है ना डियर, लियोन जो फ्रांस की शहर है, यहाँ पर पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अपराधी यहाँ से भाग करके आप चाइना चला गया, या कोई अपराधी सऊदी चला गया, उसको पकड़ के कौन लाएगा? तो यूपी पुलिस को भेजेंगे, वो जाने देगा आपका दूसरा देश नहीं। तो इसके लिए इंटरपोल की मदद ली जाती। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो देश से भागने की फिराक में होता है तो उसके बारे में सारी जानकारी किसको शेयर की जाती है? इंटरपोल को। इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है इंटरपोल। इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। लियोन कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। अब 4-5 यही पूछता है, जो मैं बता रहा हूं मेनली यही पूछता है। और एक बात और याद रखिएगा, फ्रांस की कैपिटल आपका पेरिस, जो आपका सीन नदी के तट पर है, और वहां पर है एफिल टावर। कौन सा टावर डियर? एफिल टावर। एक बात और याद रखिएगा, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है डियर? पेरिस में। याद रखिएगा डियर। अब जरा देखिएगा,
स्पेन की डियर राजधानी जो है ना, कैपिटल मैड्रिड, राजधानी मुद्रा और देश, और उस देश की 4-5 मेन सिटी जो आपका इंडस्ट्रीज या किसी उद्योग के लिए फेमस हो। इतना चीज तो आपको याद ही हो जाए। उस देश की क्या भौगोलिक सिचुएशन है, कौन कौन उसके सराउंडिंग कंट्री है, किस रेखा पर आता है नहीं आता है, वहाँ की क्या क्लाइमेट है, वहाँ की कौन सी नदी है, वहाँ की कौन सी झील है, वहाँ पर कौन सा पर्वत है, वहाँ पर कौन सा पठार है, वहाँ पर कौन सा घास का मैदान है, बस वहाँ पर कौन सी खाड़ी है, वहाँ पर कौन सा सागर है, वहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, बस तैयार। वहाँ के कौन से विशिष्ट व्यक्ति हैं जो दुनिया में बहुत कुछ किए हैं, जिनको पूछा जा सकता है, उस देश का क्या इतिहास। यहाँ पर हम लोग सब चीजों पर आपका एक कॉमन चर्चा करते हुए आ रहे हैं मित्रों, जो आपको हर एग्जाम में काम करेगा। स्पेन मित्रों इसलिए फेमस होता है कि यहाँ पर आपका यहाँ का एक खेल होता है बुल फाइट। बुल फाइट समझ रहे हैं आप? हाँ डियर, सांडों की लड़ाई आपका ये बुल फाइट। लेकिन जानते हैं वहाँ बुल फाइट होता है तो सीबीएसई बोर्ड वाले सांड रहते हैं। आए इंडियन किसी सांड से लड़के देखें, उठा के फेंक देगा आपका सीखी डियर। ये देसी वाले जो रहते हैं सीबीएसई बोर्ड वालों का सिंगिया नहीं रहता, नहीं समझे आप लोग। यूरोप वाले सांड कैसे रहेंगे डियर, वो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं। अब उससे तो कोई लड़ लेगा, उससे तो हम विवेका को कह देंगे, अंकित को कह देंगे, तो ये लोग अभी लड़ सकते हैं डियर। और वही होता है अंकित, बात सही कि नहीं? सीबीएसई बोर्ड वाले से लड़ने में क्या दिक्कत है? अरे कोई लड़ना हो तो आपका इंडियन सांड से लड़ के दिखाए। फिर स्पेन में हम भेज देते हैं 10 सांड, आपका वहां सांडों का युद्ध होता है। इंडियन सांड मित्रों आपका जो बाजार में रहते देखते होंगे, जब वो भिड़ जाते हैं 2 ठे आपस में तो पूरा बाजार का सड़कें रुक जाती, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम, और वो सब लड़ते हैं एकदम ऐसे खूंखार लड़ते हैं, कितनी गाड़ियां तोड़ फोड़ देते हैं। ये होते हैं देसी सांड। अब वहां होते हैं वो वाले सीबीएसई बोर्ड वाले, सिंह उनका पता नहीं, इतना कोमल और इतना आपका मासूम होते हैं, वो का लड़ेंगे आपका, उसी में कूदते हैं सब आपका। एक बात और याद रखिएगा, ये स्पेन का जो निचला हिस्सा है ना, देखिए ये जो स्पेन का निचला हिस्सा है, ये स्पेन का निचला हिस्सा ये वाला, इसको कैटालोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं ये? कैटालोनिया। कैटालोनिया क्या कहते हैं? कैटालोनिया कहते हैं। स्पेन का निचला हिस्सा कैटालोनिया कहते हैं। समस्या क्या है? कैटालोनिया कह रहा है कि हम अलग देश बनाएंगे, और वह एक अलग देश की मांग कर रहा है। तो याद रखिएगा, कैटालोनिया मामला या कैटालोनिया विवाद का संबंध किस कंट्री से है? आप बताइएगा, स्पेन से। कैटालोनिया एक स्पेन का निचले हिस्से की एरिया या क्षेत्र का नाम। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आप किस एरिया में है? पूर्वांचल में है, कोई आपका बुंदेलखंड में है, कोई आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही अलग अलग एरिया का अलग अलग नाम है। तो डियर वहां पर जैसे आपका फ्रांस को 2 हिस्सों में बांटा ना, नॉर्मंडी और लॉरेंस में बांटा आपने। तो नॉर्मंडी आपका फ्रांस का अपर भाग जो होता है उसी को नॉर्मंडी कहते हैं, और उसका निचला हिस्सा लॉरेंस कहलाता है। लॉरेंस नाम की कोई शहर भी है वहां पर। और अभी स्पेन की बात कर रहे हैं, तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, एक बात। दूसरी बात यह है कि स्पेन का जो निचला हिस्सा कैटालोनिया है, वो अपने आप को अलग होकर के एक नए राष्ट्र का मांग कर रहा है कि हम आपका एक अलग देश बनाएंगे। आगे डियर एक कंटेंट और याद रखिएगा डियर, यहाँ पर मेरिनो भेड़ पाई जाती है। कौन सी भेड़? मेरिनो भेड़ डियर, ये मेरिनो भेड़ यहाँ पाई जाती है मित्रों, ये स्पेन में पाई जाती है। और इस भेड़ का जो कंबल बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत उसका डिमांड होता है बाजार में। मेरिनो भेड़ आप याद रखिएगा, उससे उलन के कपड़े बनते हैं। क्योंकि आपको पता होगा डियर,
यूरोप का अगर क्लाइमेट देखेंगे यूरोप का, तो वह ठंडा क्लाइमेट है, एकदम ठंडा क्लाइमेट है वहाँ डियर। जिससे हमारे यहाँ, आप बताइए, मैं अगर आप लोगों से बात करूं और मैं आप लोगों से कहूं कि यूरोप जो है वह किस कटिबंध का हिस्सा है या किस जोन का है, टोरेट जोन का है, टेम्परेट जोन का है या फ्रिजिड जोन का है? ये मेरे प्यारे आपका बच्चे लोग बताएं, चाहे गर्ल लोग बताएं, आपका कोई हमें बताए कि जो आपका है डियर। अब देखिए ग्लोब में आप देखेंगे ना, इसीलिए जरूरत पड़ती है ग्लोब मैप। और आपको पता है कि कर्क रेखा के ऊपर और डियर आर्कटिक रेखा के नीचे वाले हिस्से में जो भी आपका देश आएंगे वो आपका शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा है। किसका है? शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो नॉर्वे है वो किसका हिस्सा है? तो मित्रों नॉर्वे पहुंच जाएगा डियर लगभग जो है, नहीं, आपका नॉर्वे का आधा हिस्सा मित्रों, नॉर्वे की ओस्लो शीतोष्ण में ही आएगा। ओस्लो के ऊपर वाला मैं लाइन अगर आपको बना दूं डियर, आप ध्यान से देखिए, इससे ऊपर वाला हिस्सा और 23.5 अंश, ये आपका 23.5 अंश से ऊपर वाला हिस्सा, ये टोटली एरिया जो है 23.5 अंश नॉर्थ से 66.5 अंश नॉर्थ के बीच का जो एरिया होता है उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर शीत और उष्ण यानी यहाँ ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है। इसका रीजन बस यही है, आप रीजन को भी समझ लीजिए, इसमें हम बता भी देते हैं। वैसे मुझे इस टॉपिक को यहाँ पर पेंडिंग में रखना चाहिए था, कि मेरा स्वभाव है कि बता ही देता हूँ डियर आपका। और 23.5 अंश, ये देखिए यही कहानी है पूरी। आपका सूर्य जो है ना चमकता है इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में आपका सूर्य सीधा चमकता है। डियर आपका चलिए ऐसे घुमा देता हूँ डियर आपका, छोड़िए आपका, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और डियर यहाँ पर 6.5, ये देखिए कहानी बनी, समझ गए होंगे लाइन आपका। अब डियर जो 23.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश साउथ के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, टोरेट जोन कहते हैं। हमारी बच्ची भी सब जानती है, टोरेट जोन, टेम्परेट जोन और आपका फ्रिजिड जोन सब जानती है। ये बताओ नॉर्वे का जो ऊपरी हिस्सा है, अच्छा फ्रिजिड जोन में 2 क्षेत्र आता है, टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा, अच्छा स्पेशल चीज नहीं जाना। तो डियर आप देखिए आपका मित्रों, तो ये वाली जो एरिया है ना इसको टोरेट जोन कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंध। यहाँ गर्मी आपका भीषण पड़ती है। रीजन होता है कि सूर्य सीधा या तो यहाँ चमकता है, इन्हीं के बीच में आपका वो अपना एक पोजीशन या प्रकाश सीधा आपका देता है। अब डियर जब आपका आवाज नहीं, जब 21 जून होता है सूर्य इसके ऊपर होता है। और मित्रों सब बस अनिस बहुत समझ आ रहा है और ऐसे ही बता दिया, 22 दिसंबर जो है सूर्य आपका इसके ऊपर होता है। मित्रों 22 दिसंबर को सूर्य इसके ऊपर होता है। आपको पता होगा मकर रेखा के ऊपर आपका सूर्य होता है। मकर संक्रांति के सिचुएशन में आपने पढ़ा होगा, सूर्य मकर रेखा के एकदम लंबवत चमकता है, एकदम लंबवत। तो यही वो कारण है डियर। अब सूर्य यहाँ चमकेगा तो हमारे यहाँ दूरी न पड़ जाएगी, तो हमारे यहाँ ठंडक ज्यादा होता है,
21 जून यानी जून के महीने में सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा तो भारत के एकदम खपड़ोइये पर चमकता है। तो इसलिए डियर आपका यहाँ पर 21 जून को यानी जून के महीने में हमारे यहाँ भयानक गर्मी पड़ती, क्योंकि सूर्य हमारे एकदम ठीक खपड़ोई पर होता है। डियर चूहे ना कोई भरोसा नहीं, डियर ये होता है। ठीक बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ अच्छा, लो बैटरी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको चार्ज करेंगे हम लोग। अब डियर और देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर सर देखिए शीतोष्ण का संधि विच्छेद करेंगे तो शीत धन उष्ण, यहाँ ठंडी भी पड़ती है यहाँ गर्मी भी पड़ती, लेकिन आपको पता है कि ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ेगा आपका ठंडी बढ़ती चली जाती है। आप देखिए भारत का सिर्फ जम्मू कश्मीर में जाइए तो कितनी ठंड पड़ती है डियर, और जम्मू कश्मीर में मोस्टली ऑलवेज ठंडी ठंडी पड़ती है। अरे गर्मी के महीने में भी वहां नॉर्मल मौसम रहता, माने मजे का ठीक ठाक रहता, फिर भी हल्का फुल्का ठंडी पड़ती। अब इसी से मिला लीजिए, अरे जम्मू कश्मीर से डियर ऊपर ही सारे यूरोप के देश हैं। तो मित्रों यूरोप का जो क्लाइमेट है ना वो आपका एकदम ठंडा क्लाइमेट होता है, एकदम ठंडा होता है। इसलिए यूरोप के गांव देखिएगा तो इतना सुंदर गांव होते हैं, वहां पर साफ सफाई इतनी बेहतर होती, और चूंकि मौसम एकदम ठंडा होता है तो वहां पर जो गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं तो धूल उल ज्यादा नहीं उड़ता है एकदम, इसीलिए वहां के सीजन के हिसाब से वो गाड़ी होती है, जो खुली हुई गाड़ी, जो एक फिल्म देखा होगा शाहरुख खान वाला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक गाना चलता है ना खुली गाड़ी में। अब ऐसी गाड़ी इधर लेके आ जाएंगे, खाली इधर चला दीजिए मोहम्मदाबाद की सड़कों पर एक बार, बस पूरा एकदम वो आपका करियवा बंदर हो जाएंगे पूरा, आपके एकदम पूरा भट उठ के मुंह बाल उल आपका। और उससे भी ज्यादा बंदर बनना चाहे तो परास खान टू रामू मोड़ चले जाइए, देर हो जाएगा काम। एक बार जाइए बाल और सब एकदम आपका पूरा फिट हो जाएगा, जैसे लगेगा कि 75 दिन से नहाए नहीं। आगे जरा बढ़ते हैं तो यहाँ आपका ठंडी और गर्मी आपका दोनों पड़ता है। अब गर्मी कब पड़ता है तो जब सूर्य यहाँ नजदीक पहुंच जाएगा तो काम भर के गर्मी यहाँ पर दे देता है, लेकिन जाड़े के महीने में सूर्य यहाँ सीधे चमक रहा है तो वहां पर इतना तिरछा जाता है प्रकाश कि वहां पर प्रकाश जब तिरछा होता है तो उसमें गर्मी बहुत कम होती है। तो ये यूरोप का जो जलवायु है, यूरोप के जो भी कंट्री देखेंगे ना तो वहां पर ठंडा जलवायु होता है, वहां की वनस्पतियां एकदम अलग होती। मित्रों गेहूं की जो फसल होती है आपको पता होगा, अगर लो टेम्परेचर नहीं पाएगा तो गेहूं आपका अच्छा होता ही नहीं। तो जिस साल ठंडी अच्छी पड़ती तो गेहूं की फसल अच्छी होती। तो गेहूं की फसल के लिए तापमान नहीं चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर हो गेहूं आपका उतना बढ़िया होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हम आपको बता रहे थे स्पेन की बात कर रहे थे, नीचे का हिस्सा कैटालोनिया है और स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत मिलेगा जो आपका बिस्के की खाड़ी और मेरेडियन सी को जोड़ता है। ये मेरेडियन सी जिसको आप लोग हिंदी वाले भूमध्य सागर कहते हैं, ये आपका भूमध्य सागर कहते हैं, इसी को कहते हैं मेरेडियन सी को, ये आपका मेरेडियन सी को भूमध्य सागर। तो जो पेरिनीस पर्वत है, अब मित्रों कभी भी पूछेगा पेरिनीस पर्वत किन दो देशों के बीच है तो फ्रांस और स्पेन के बीच में है पेरिनीस पर्वत, याद रहेगा। और उसी पर एक वो देश है एंडोरा, वो पहाड़ों पर है, यह है एकदम पहाड़ पर ही बसा है। कौन सा देश? एंडोरा। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पहाड़ है उसको पेरिनीस पर्वत कहते हैं। नंबर एक चीज, दुनिया का सब पर्वत याद रहे, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए डन कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, आप पढ़िए बस। और उस पेरिनीस पर्वत पर एक देश है एंडोरा,
जो फ्रांस और स्पेन के बीच में पर्वत पर एक छोटा सा देश, कौन? एंडोरा, याद रहेगा। और यह पेरिनीस पर्वत, समझिए इधर आपका भूमध्य सागर और उसको जोड़ने की बात नहीं है मतलब, लेकिन लगभग आपका उसी सीमा पर है। और मित्रों फ्रांस को तो हमने बताया है यूरोप का भारत, क्योंकि खूब कृषि करता है और अपने भी खाता है और दुनिया को भी एक्सपोर्ट करता है। जैसे भारत कृषि के मामले में उत्पादित करता है, अपने भी खाता है और आपका पूरी दुनिया को क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए एक बात और समझिए आपका, यहां पर स्पेन के नीचे एक देश है, स्पेन के नीचे देश नहीं एक हिस्सा है जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर, स्पेन का निचला हिस्सा जिब्राल्टर। और मित्रों जिब्राल्टर पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा रखा है। काहे? क्योंकि जिब्राल्टर जो है ना वो मेरिडियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक आप कोई जिब्राल्टर जल संधि से कोई गुजरेगा नहीं, वो मेरिडियन सी में जा ही नहीं पाएगा। अब मेरिडियन सी में जाएगा नहीं तो दुनिया के इधर के बहुत सारे देशों में वह व्यापार नहीं कर पाएगा। इसलिए हर कोई सोचता है कि ब्रिटेन से अच्छे संबंध रहे, तब वह यहां से पार होने देगा। स्पेन का ये हिस्सा ब्रिटेन अपने कब्जे में रखता है। हालांकि जिब्राल्टर देखेंगे तो स्पेन का हिस्सा है, लेकिन स्पेन का हिस्सा है, लेकिन स्पेन का उस पर जिब्राल्टर पर कब्जा है ही नहीं। कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। इसलिए मित्रों जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। इसके बगल में एक किनारे एक देश मिलेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अब पुर्तगाल का मित्रों ये हाल है, वहां अगर बैग छूट जाएगा ना कोई सामान, तो वह फिर कोई वापस नहीं करता, वहां से मिलता नहीं, एकदम बहुत तरह से आपका बेईमानी पर उतारू हो जाता है, डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। जबकि भारत में कोई कहीं आपका बैग छूट जाए, 1,00,000 2,00,000 रुपया छूट जाए, भारतीय इतने ईमानदार हैं कि अगर पता ठिकाना उसमें कोई कार्ड और मिल जाएगा ना तो बकायदे उसके घर लेके जाएंगे। और जाएंगे तो भारतीय कल्चर इतना बढ़िया है, 1 किलो मिठाई भी लेके जाएंगे साथ। आप लीजिए आपका बैग छूट गया था, आपका पर्स छूट गया था। भारतीय लोग बहुत ईमानदार हैं। लेकिन डियर आपका यहाँ और मित्रों याद रखिएगा 3 बातें। भारत पर सबसे पहले कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, भारत पर कब्जा किया था 1498 में, और सबसे आखिरी में सब भागे थे भारत से 1961 में। कहां से भागे थे? गोवा से। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। चला करके इनको तीनों ओर से घेरे थे, तब भागे थे सब। और 1999 में एक और ऑपरेशन चला था, पाकिस्तानियों को भगाया गया था, कारगिल में अवैध तरीके से घुस गए थे, तो उस ऑपरेशन का भी नाम था ऑपरेशन विजय। तो 61, देखिए भारत पर सबसे पहले कब्जा कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था। एक पुर्तगाली आए ना 1498 में, वास्को डिगामा आया, तो केरल का जो राजा था जैमोरिन डेयर, वो अगर कालीकट के तट पर, देखिए कभी कभी इतिहास में पूछता है कि जो यहाँ वास्को डिगामा वह किस तट पर उतरा था, तो केरल के कालीकट तट पर उतरा था। तो कभी कभी लोग कहते हैं भारत की खोज किसने किया? अरे वो बकलोल का खोज करेगा, भारत की खोज नहीं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था किसने? वास्को डिगामा। भारत की खोज नहीं, समुद्री मार्ग की खोज किया था। आज जब वास्को डिगामा पहुंचा कालीकट, तो यहाँ के जो राजा थे केरल के जैमोरिन, वह उसका सीबीएसई बोर्ड की नाव देखकर लोभा गए, कहे आइए आइए स्वागत है, खूब उसका स्वागत किया। अगर उसको कुछ काज के लतिया के भगा दिए होते तो वह पूरे यूरोप में इतना हुल्ला नहीं किया होता। हुल्ला मतलब हाँ, शोरगुल नहीं किया होता कि यहाँ भारत में ये चीज है वो चीज है।
और उसको और नहीं तो आया और एक सीबीएसई बोर्ड की जो नाव थी उसमें भी मसाला भरा और एक वो यूपी बोर्ड वाली नाव जो है उसमें भी मसाला भर करके हिंदी मीडियम वाली नाव बीच में बांध दिया, ले जाकर उसको कई गुना मूल्य पर यूरोप में बेचा और सबको शोर कर दिया। सब आए फटाफट, डच आए, कौन कौन आए, सब आकर के आपका अब भारत को एकदम आपका बंदरबांट बनाने लगे कड़ियर। ब्रिटेन वाले तो उसके बाद आए आपका। तो सोचिए, तो भारत का कहीं न कहीं आपका एक जो अतिथि देवो भाव आपका कुछ कुछ मामलों में आपका नुकसान किया। फिलहाल आपका आगे बढ़ते हैं। तो ये 2-3 बातें याद रखिएगा। पुर्तगाल, और पुर्तगाल की राजधानी आपका लिस्बन। लिस्बन आप याद रखिएगा। और डियर यहीं के हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस नाम याद रखिएगा डियर, ये आपका बहुत बार पूछता है। एंटोनियो गुटेरेस इस समय वर्तमान समय में यूएनओ के क्या हैं, महासचिव हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं कौन, एंटोनियो गुटेरेस। जय हिंद।